हिमाचल प्रदेश में NHAI 4 लेन का कार्य जहां जोरों से चल रहा है, वहीं इस कार्य के चलते कई लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। 4 लेन को लेकर हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश भर में मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के साथ 4 लेन प्रभावित जुड़ने लगे हैं और शुक्रवार को सोलन के चावली के 4 लेन निर्माण के चलते बेघर हुए लोग मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिलने सचिवालय पहुंचे और भावुक होकर अपनी पीड़ा बताई। साथ ही नेशनल हाईवे द्वारा कोई सुनवाई न करने और पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करने के आरोप लगाए। जावली में 4 लेन प्रभावित नानक चंद शांडिल ने कहा कि 2023 में जो आपदा आई उसमें उनका सेवक राम और नंदलाल का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ये 4 लेन निर्माण के दौरान कटिंग कर 60 फुट की गई, जिससे लगातार लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना रहता था। 2023 में भारी बारिश होने से भारी लैंडस्लाइड हुआ और उनके मकान क्षतिग्रस्त हुए और रातों रात घर खाली करके मंदिर में रहना पड़ा। इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को फोन किया, लेकिन उन्होंने नेशनल हाईवे पर डाल दिया। वहीं NHAI के मैनेजर जिंदल को इसकी शिकायत दी, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और जब पुलिस में शिकायत देने गए तो मामला तक दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2 सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं और उनका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। इसको लेकर हर जगह पर गए, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि NHAI के कई अधिकारियों ने सोलन जिला के बड़ोग में फ्लैट खरीदे हैं, कुछ ने हिमाचल में जमीनें खरीदी हैं। कैसे इनकी खरीद हुई, कहां से इनके लिए पैसा आया और इसकी पूरी सूचना उनके पास है। वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे और इसकी पूरा मसौदा उन्हें सौंपेंगे। मैं नानक चंद शांडिल, गांव सूजी चारजा, डाकखाना जावली, तहसील कसौली, जिला सोलन। मेरे सहयोगी साथी शिवकरा मंत्री महोदय से मिलने आए थे और हम इनका धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने हमें मिलने का जो समय दिया। और अपनी बात कहने से पहले मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे दुख दर्द को समझते हुए हमारी जो बात है उसको कहीं आगे पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा आज यहाँ मिलने का जो असली में मकसद था वो 2023 में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश उस वक्त, जिसको हम आपदा कहते हैं कि आपदा जो उस वक्त आई थी, उस वक्त हमारे जो घर है तीनों के वो टूट गए थे और उसके टूटने का जो कारण है वो था हमारे जो नेशनल हाईवे जो 4 लेन का जो निर्माण वहां पर किया जा रहा था उसको अवैज्ञानिक तरीके से और पानी की प्रॉपर निकासी ना होने के कारण और वैली साइड जो वहां वैली एक्ट जो लगता है उसमें हमारी जानकारी के अनुसार वहाँ 3 मीटर से ज़्यादा सीधी कटिंग नहीं की जा सकती, लेकिन वहाँ 4 लाइन की जो निर्माण जो कंपनी कर रही थी उन्होंने 30 फुट से 50-60 फुट तक जो है सीधी कटिंग हिल एरिया साइड की है, जिसके कारण लैंडस्लाइड का जो है वो अंदेशा बना रहता था। उसके बाद जब वो बारिशें हुई तो उससे पहले ही हमारे घर में ये लोग इस बात का ब्लेम करते हैं कि ये नेचुरल क्लाइमेटी है, लेकिन नेचुरल क्लाइमेटी तब है अगर वहाँ कोई बादल फटा होता, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। और ये है घटना 10 जुलाई की 2023। उस दिन हमारे घर जो है वो टूट गए और हमें रातों रात वहाँ से निकल करके मंदिर में शरण लेनी पड़ी बच्चों के साथ। और ये तो 10 तारीख को टूटे, लेकिन मैं इससे पहले की बात आपको बताऊं कि 24 जून और 25 जून की सुबह लगभग 3 बजे बारिश हुई और उसका पानी मेरे घरों में आया और हमने बच्चों सहित जो उस पानी को बड़ी मुशक्कत के साथ बाहर निकाला। तो हमने ये सोचा कि चलो कोई नहीं, बारिश का पानी आ जाता है, तो हमने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद 4 जुलाई की सुबह वही 3-4 बजे के करीब जो है फिर बारिश हुई और फिर वो पानी अंदर आया और उस पानी से जो है उसके बाद हमारे घर में दरार आनी शुरू हो गई। तो उस वक्त हमारे ध्यान में ये आया कि ऐसा ना हो कि हमारे घर टूट जाएं,
हमें पीडब्ल्यूडी वगैरह से मदद लेनी चाहिए। तो मैंने 4 जुलाई को एक हमारे जो लोक निर्माण मंत्री हैं आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने एक हेल्पलाइन जो नंबर है वो जारी किया। आप लोगों को शायद ज़्यादा ज्ञान होगा इसके बारे में। मैंने उसके ऊपर एक व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लेंट करी और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये जो नेशनल हाईवे का पानी है हमारे घरों में आ रहा है और मुझे लगता है कि इस पानी से हमारे घर टूट ना जाएं। आधे घंटे के बाद मुझे जब मैसेज आता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो हमने नेशनल हाईवे को कन्वे कर दी है, उसका मैंने प्रिंट भी ले रखा है और उन्होंने एक नंबर दिया कि आप इसके ऊपर बात करें। मैंने उस नंबर को जब डायल किया और उस डायल पे जब ट्रू कॉलर ने देखा तो उसमें उसका नाम आंचल जिंदल आया और हमने उनको जब उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ जी आप कौन बोले, मैंने अपना नाम अपना परिचय दिया और उनको ये कहा कि नेशनल हाईवे का जो पानी है वो हमारे घरों में घुस रहा है और हमें अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो ये बने बनाए घर है, जो आशियाना है, वो टूट जाए। आप इस पानी को डाइवर्ट करने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा कि ये पानी तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? मैंने बोला करना तो आप ही को है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर उन्होंने एक जवाब मुझे दिया कि हमारे तो रोड भी टूट रहे हैं। मैंने इस पर उनसे कहा कि आपके जो रोड टूट रहे हैं वो फिर बन जाएंगे और बन रहे हैं आपके सामने, लेकिन अगर हमारे घर टूट गए हम कहाँ जाएंगे? तो उसके ऊपर उसने ये कहा कि ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ। बड़े खेद का विषय है क्या 2 साल बीत जाने के बाद आज तक भी आंचल जिंदल तो छोड़िए, नेशनल हाईवे का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हम लोगों के हाल पूछने के लिए नहीं आया। अगर वो 6 दिन में अगर इस बात का संज्ञान ले लेते तो मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि हमारे मकान जो टूटने से बच जाते। 10 तारीख को जब घरों में और ज्यादा दरारें आने लगी और मेरे परिवार के सदस्यों को घबराहट हुई, क्योंकि मैं खुद भी घर में नहीं था। छोटे छोटे बच्चे थे, बेटी थी और मेरी वाइफ थी, मर्द नाम का कोई आदमी घर पे नहीं था। तो उस वक्त जब उसमें कड़ाके हुए मकान में तो उन्होंने वहां से बच्चों को लेकर के पड़ोसी के घर चले गए कि चलो यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन देखते ही देखते दोपहर को उनकी सीढ़ी भी गिर गई। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि हम अंदर ही फंस जाएं। वो फिर घर आ गए और फिर उन्होंने देखा कि जो आवाजें हैं वो बढ़ गई। तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को लेकर के, साथ में एक मंदिर है उसमें शरण ली। मुझे दूसरे दिन सुबह फोन आया, क्योंकि दूसरे दिन मंडे था और उस दिन मेरे फादर का ऑपरेशन था एमएमयू के अंदर। तो जब मुझे फोन आया कि ऐसे जो है मकान जो है वो खतरे में है, आप आ जाओ। लेकिन 5 घंटे के बाद मैं पहुंचा। तो जब मैंने वहां के हालात देखे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने 11 तारीख को जो है बच्चों सहित मंदिर में चले गए। उसके बाद बहुत लोग वहां पर आए, प्रशासन से भी आए, सब आए। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि सरकार ने ये शेल्टर बना रखा है, कोई नहीं आया। हमने अपने बलबूते पर किराए के कमरे ढूंढे और किराए के आज 2 साल से अपना आशियाना होते हुए हम किराए के कमरे। सरकार द्वारा हमारी काफी मदद की गई। हम ऋणी हैं कि सरकार ने हमें जमीन देने का आश्वासन दिया और 7 लाख रुपए देने की बात कही। उसमें से 3-3 लाख रुपए और जो फौरी राहत 31 वो हमें मिली है। लेकिन उसके अलावा असली में जो गलती है वो नेशनल हाईवे की है। उनकी तरफ से जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए था, जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो हमारी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं। उसके बाद हमने, अब हम कहाँ जाएं? रिटायर आदमी हम तीनों हैं कि रिटायर हो गए। सारे जीवन की कमाई पूंजी हमने उन घरों को बनाने की। करोड़ों रुपए का नुकसान हमारा हुआ।
जमीनें हमारी बर्बाद हुई, लेकिन इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं। फिर हमने क्या किया, ये जो मेरे साथी हैं शिवराम जी, इनका 2017 से नेशनल हाईवे के साथ जो है केस लगा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमने तो ने सोचा कि हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, तो हमने प्री लिटिगेशन में लाया। प्री लिटिगेशन में हमने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी, उन्होंने जो है वो वहां से हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट को ट्रांसफर किया, और वहां से जो लीगल सेक्रेटरी जो है वो हमारे वहां पर आई 17 जून को, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 17 जून ही थी 24 की। वो वहां पर आई, उन्होंने नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच सभी को वहां पर, एसडीएम कसौली सभी वहां पर थे, सभी की उन्होंने वहां पर क्लास लगाई और उनसे ये कहा था कि आप कल 2 बजे तक जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, ताकि मैं आपके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को पढूं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को भेजूं। उस मीडिएशन में लगा तो उम्मीद जगी थी भाई शायद हो सकता है हम बजाय झगड़ा करने के हमें जो मुआवजा थोड़ा बहुत मिल सकता है वो ठीक रहेगा। मीडिएशन में अभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आया, तो वहां पर जो मीडिएशन में 3 पेशें लगी, उसमें जो है वो नेशनल हाईवे का एक आदमी है मिस्टर पुनिया, वो 1 दिन आया, बाकी उसके बाद वो दोनों पेशी पे नहीं आया, वो फेल हो गई। उसके बाद रजिस्ट्रार महोदय ने यहाँ मेन मीडिएटर के पास शिमला में ये मीडिएशन रखी, वहां पर भी 3 पेशियां लगी। पहली पेशी पे हमारे मीडिएटर साहब जो है बीमार थे, नहीं आ सके। दूसरी पेशी पर जो है वो उनके वकील आए, नेशनल हाईवे का कोई अधिकारी उस मीडिएशन में नहीं आया। जब वो वहां पर आए तो मीडिएटर साहब ने एक बात उनसे पूछी कि आप ये बताएं यार कि इनके घर तो ढहे हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ बिल्कुल ढहे हैं, और उन्होंने यह कहा कि इनका करोड़ों रुपए का नुकसान भी तो हुआ है, कि हाँ जी हुआ है। तो यार कोई बात नहीं, आप ये कहाँ जाएंगे, रिटायरी आदमी है, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे, इनको दे दो मुआवजा 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इस पर उन वकीलों ने यह कहा कि ठीक है जी, हमें समय दीजिए और हम बात करेंगे। बल्कि मीडिएटर साहब ने भी कहा था कि वो क्यों नहीं आते पीडी साहब यहाँ, मीडिएटर को आना चाहिए। मीडिएटर ने ये पूछा कि उनको आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं आते। और जब तीसरी पेशी पे उनको पूछा कि हाँ जी क्या, तो वो बिल्कुल मुकर गए कि हम कोई भी मुआवजा नहीं दे सकते। तो हम चले गए घर को। अब उसके बाद हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो दावा मैंने तो कर दिया है, ये साथी अभी करने वाले हैं। इनका ऑलरेडी 2017 से जो केस चल रहा है। मतलब कहने का ये है कि ये सारी जो हमारे को आज हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में पहुंचाने के लिए हमारे जो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है, ये पूरी की पूरी जो है वो जिम्मेवार है। और हम इस बात का आरोप लगाते हैं कि जब हमने समय रहते इनको इस बात से आगाह कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर टूट जाएं, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज हम मेंटली तौर पे बहुत परेशान हैं और परिवार सारा परेशान। यहां तक कि जिस दिन से हमने घर खाली किया है, हम तो कह रहे हैं शुगर के पेशेंट, हमारे तो कोई चिंता भी नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ अभी भी पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को जीना पड़ रहा है। अपना आशियाना होते हुए आज हमें किराए के मकान में रहना पड़ रहा है, और जहां पर हमारी आजीविका थी उस घर जो है आजीविका भी थी, क्योंकि 10-15 हजार रुपये किराया भी आ रहा था। ठीक है, अपना घर बहुत खुशहाली से हम जी रहे थे अपना परिवार के साथ, लेकिन आज वही 12,000 रुपये कमरे का किराया मैं दे रहा हूं। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम उस पेंशन से अपना घर चलाएं या कोई अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे या किराए के कमरे किराया दे। सरकार ने आदेश दिए थे कि जो प्रभावित लोग हैं, आपदा से जो पीड़ित लोग हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 और शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये जो है किराया जो है दिया जाए। हमने उसके लिए भी अप्लाई किया कि हमें किराया भी मिल जाए तो कम से कम थोड़ी राहत आदमी को मिल जाती है। लेकिन जब हमने पता किया तो उसमें ये क्लॉज बताया गया कि ये उन लोगों को मिलेगा जिनको सरकार द्वारा बनाए गए शेल्टर में वो सितंबर तक रहे हों। वो भी डेट भी मेंशन की हुई है कि 12 सितंबर तक जो उस शेल्टर में रहे हों ये उनको मिलेगा।
हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। जब हमारे को किसी ने ये कहा ही नहीं कि आप इस शेल्टर में रुको, तो हमें क्या पता है शेल्टर कहाँ बनाए थे। ये तो शुक्र। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरी बेटी 8 महीने से प्रेग्नेंट थी, मैं कहाँ शेल्टर ढूंढता। मेरी बहू, इनकी बहू वो भी प्रेग्नेंट थी। ऐसी स्थिति में रास्ते चलने के लिए नहीं थे, लाइट वहां नहीं थी, पानी वहां नहीं था। इस तरह की जो परिस्थिति है हमारे को झेलनी पड़ी है। इसके लिए सारे का सारा जो नेशनल हाईवे है और उनके नीचे जो काम जिनसे वो काम करा रहे थे ग्रिल कंपनी, ये सारे अधिकारी जो है इसमें दोषी है। और मैं ये चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि जब 11 तारीख को हमने अपने मकान जब छोड़े हैं और उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दी और उसमें ये लिखा कि ये हमारा नुकसान नेशनल हाईवे की गलती से हुआ है, इनके अवैज्ञानिक तरीके से रोड बनाने के कारण या ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर ना होने के कारण हमारे घर टूटे हैं, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दर्ज नहीं हुई। महज एक डीडीआर रिपोर्ट का एक कागज हमें पकड़ाया गया, तो इस तरह से उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसी स्थिति हमारे साथ हुई है। मैं तो आज धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माननीय पंचायती राज मंत्री जी जो अनिरुद्ध सिंह जी है, जो आज हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल हाईवे से प्रभावित जो लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं दिल से ये कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल दिन रात इनके साथ खड़े हैं और इन्होंने जो बीड़ा उठाया है तो हमें एक उम्मीद की किरण जो है वो जगी है कि हो सकता है कि अब हमें कोई ना कोई जो है मतलब कोई रास्ता आगे नजर आ रहा है। हम कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि चलो नुकसान तो हमारा हुआ है, वो तो जिसके दिल में चोट लगती है वही समझता है। हम ये चाहते भी कुछ मुआवजा तो दे दें वो, लेकिन ये तो सुनते ही नहीं है। तो सीधा ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं कि ये नेशनल क्लाइमेट आपने घर हमारे उसके आगे डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अगर आज की डेट में भी आप देखें 2 साल के बाद वो रोड ठीक किया उन्होंने अपना, क्योंकि वो रोड भी चला गया था। वो 2 साल के बाद रोड जब ठीक किया, आज वो 40-40 फुट गहरे बुनियाद करके वो डंगे लगे। लेकिन जब वो 2014 के बाद जब रोड बनना शुरू हुआ उस वक्त जो है वो डंगे नहीं लगे। अगर वो उस टाइम ही डंगे गहरे लगा दिए होते तो शायद तब भी नुकसान होने से बचता। और ये नुकसान जब हुआ तो जब ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई, इनके होटल के बिल्कुल सामने लैंड स्लाइडिंग हुई और वहां से एक बहुत बड़ी चट्टान जो गिरी, आप लोगों ने भी शायद वो वीडियो देखा होगा कि एक कार के बोनेट के ऊपर से वो चट्टान जो है वो निकली है। वो कार बच गई, आदमी उसमें बच गए और उस पत्थर से बिल्कुल आगे जो वो सड़क पे गिरा तो उसमें काफी मोटी दरार जो है वो आई और वो दरार से पानी जाना शुरू हुआ। उसके बाद मंत्री जी से मिले हैं क्या, उनके आपने उनको कहा और क्या आश्वासन? हमने यही सारी बातें उनको समझाई और हमने ये भी समझाया कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुई उस वक्त उपली लेन पूरी टोल प्लाजा तक बंद होगी और उससे कोई 1.5 किलोमीटर आगे से लेके जब पानी आया तो वो वैली साइड आया और उस सारा का सारा पानी उस दरार में और डंगे से जो है हमारे घरों में घुसा। ये सारी बातें हमने मंत्री महोदय से की है और इन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि वो हमारी लड़ाई बिल्कुल जारी रखेंगे और हम उनके साथ हैं और इस विश्वास के साथ कि जो लड़ाई इन्होंने लड़नी शुरू की है इनको कामयाबी मिले और हमें ये उम्मीद है कि हमें शायद न्याय मिले। आप सबका बहुत सारे हैं जिनको आज तक जो है न्याय नहीं मिला, केवल आश्वासन मिले हैं। आज जो है जाबली के समीप जो टोल प्लाजा है उससे आगे आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी, जो NH है जो वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग वहाँ गिरी थी और जब वो NH बन रहा था तब भी NH को बार बार जो है बताया गया, रिटर्न में भी दिया गया और जब उनके नुकसान होने के बाद, बिल्डिंगें गिरने के बाद भी NHAI के अधिकारी गए थे और उन्होंने माना था कंपनसेशन के लिए, लेकिन आज तक जो है प्रभावितों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। यहाँ तक कि SP सोलन को उस टाइम मेरे पास कॉपी दी गई है, अभी FIR के लिए बोला था FIR दर्ज करें। FIR तक जो है प्रभावशाली लोगों ने FIR तक दर्ज करने नहीं दी। मेरी SP सोलन से आज बात हुई है और जो भी उसमें जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ मैंने बोला है कि इनके खिलाफ FIR जो है दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है बाद में बच के निकल जाते हैं, अपनी अपनी स्टेट को दौड़ जाएंगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के हमारे बोली वाली जनता जो है वही पिसती रहेगी।
मैं समझता हूँ कि बाई नेम जो है FIR NHAI के अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए। और क्योंकि कोर्ट में कई जगह लड़ते रहेंगे लोग, कई साल लड़ते रहेंगे, इनका कुछ जाने वाला है नहीं। बहरहाल ये 2023 की बात है, सरकार की तरफ से पूरा उनको मिला, पूरा आश्वासन और सहयोग उस टाइम मिला था, परंतु जिसके जीवन भर की कमाई चली गई है, जो 3 प्रभावित मेन हैं, वो पेंशनियर्स हैं। अपनी पेंशन से वो किराया भी दे रहे हैं, अब कहीं किराए के मकानों में रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताया गया है कि जो धर्मपुर में एक जो बिल्डिंग गिरी थी, एक और गिरी थी पेट्रोल पंप के साथ, वहाँ कोई लेडी थी वहाँ पे, और उन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो है नाइंसाफ़ी NHAI के द्वारा जो है लोगों को की गई है। सर, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, तो आप केंद्रीय मंत्री से बिल्कुल तैयार हैं माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के लिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है। हम लोग भी राजनीतिक जीवन में रहते हैं और सच्चाई और पूरी बात भी हम तक भी नहीं पहुंच पाती है छोटे दायरे में। अगर हिमाचल की बात करेंगे, पूरे हिमाचल की बात भी हम तक पूरी सही जानकारी के अनुसार नहीं पहुंचती। उन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान के वो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंचती है। तो उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ मैं कि NHAI के अधिकारियों के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लें। मैं ये भी उनसे डिमांड करूँगा, कितनों ने फ्लैट खरीदे हैं बड़ोग में, NHAI के अधिकारियों ने, मेरे पास पूरी जानकारी है, कितनों ने फ्लैट खरीदे हैं, कितनों ने हिमाचल प्रदेश में ज़मीनें खरीद ली है यहाँ जब डिप्यूट हुए उसके बाद, और वो कहाँ से आई है, ये मैं उनके ध्यान में भी लाऊंगा। बिल्कुल हमने देखिए अपने अपने स्तर पे लोगों ने SDMs के पास, DCs के पास दिए हैं एप्लीकेशन समय समय पे, जब से NH शुरू हुए हैं बनने 5-8 साल से, तो ज़्यादा तेजी आई है, उन्होंने दिए, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि SDMs के पास या DC के पास भी पूरी पावर जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ वो नहीं है। जो चेक एंड बैलेंस वो तो अधिकारियों ने करने हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने करने हैं। उन्होंने उनकी लापरवाही रही है और जवाबदेही जो है उनकी तय होनी ही थी। सर, जो मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो कथित शराब घोटाला, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्रीय सरकार एक ED को जो है वो एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ED जो है उसमें इमीडिएटली जमानत जो है वो सुनवाई नहीं है, इमीडिएटली जमानत उसमें नहीं होती, और ये लोग प्रचारित करने के लिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी न केवल छत्तीसगढ़ के अपितु पूरे देश के नेता हैं और शीर्ष नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और पूरे देश में जो है उनका योगदान रहा है, उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए या केंद्रीय सरकार के खिलाफ ना वो बोलें, इसलिए जो है ये सारे जो है ये लोग तंत्र जो है केंद्र सरकार वो अपना रही है उनके खिलाफ। लेकिन मैं समझता हूँ इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ना ही भूपेश बघेल जी इस बात से डरने वाले हैं। पूरी कांग्रेस जो है वो उनके साथ खड़ी है। सुषमा जो है, आपके मीडिया कर्मियों ने अमित शाह जी से एक सवाल किया था कि सबसे भ्रष्ट जो है मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत विश्व शर्मा है, और उसका जवाब जो है वो गुलमोल दे गए थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया था। मुझे याद है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी थी। मैं समझता हूँ अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, पहले अपने गिरेबान में झांके, और कल तक तो जो है जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे, कांग्रेस में थे, तब तक तो शीर्ष नेता चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, उनके आगे पीछे घूमते थे, है ना। और इन्हीं कारणों से जो है उन्होंने जो कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है और बीजेपी से जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब उनको जेलें याद आ रही हैं। अपना हाल पहले गिरिबान में झांक के देखें। सर, 2023 दो चीज़ें हैं, एक तो नेचुरल डिजास्टर, जैसे आपने बोला सराज में वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, उससे कई लोग मर गए हैं, घर बह गए हैं, या 2023 में बारिश हुई थी, उसमें करीबन 10,500 करोड़ का नुकसान हुआ था, और उसके पैसे जो है वो आ जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब भूख आज लगी हो, आप 3 दिन बाद खाना नहीं खा सकते हैं, है ना। अब आ भी गए हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फंड काट के जो है वहाँ पे लोगों को, पूरे हिमाचल प्रदेश में उस टाइम प्रभावितों को मुआवजा भी दिया और उनको सहूलियत भी दी, सहयोग भी किया है। अब अगर पैसे भी आ गए हैं, बोल रहे हैं कि आ गए हैं, परंतु अभी तक आए नहीं है,
तो जब आएंगे तो देखेंगे। इस साल भी जो है आपके सामने करीबन 1000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। मैं यही उम्मीद करता हूँ और यही मैं निवेदन भी करता हूँ आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज से, कि वो जब बाढ़ आती है या कोई डिजास्टर होता है तो उसी टाइम थोड़े बहुत पैसे जो है उसी टाइम जो है रिलीज करने चाहिए, ताकि प्रभावितों को समय पे जो है पैसे मिल सके। सर बीपीएल के एप्लीकेशंस मांगी थी, सर्वे ने एप्लीकेशंस मांगी हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस आ गई हैं और जल्द ही जो है उसको हम नोटिफाई कर देंगे। उसमें एसडीएम और बीडीओ की जिम्मेवारी तय करी गई है, ताकि कोई प्रभावशाली लोग जैसे पहले होते आया है, प्रभावशाली लोग जो है बीपीएल की श्रेणी में जबरदस्ती ना आए।